आज अपन लोग बात करेंगे एनटीए नीट टेस्ट नंबर 18 के बारे में और अपना पोर्शन यहाँ पर रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम सबसे पहले इस पेपर में बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने को फिजिकल केमिस्ट्री से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से और उसमें भी सब टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है। वो कह रहा है कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 by mass and has a density of 1.80 gram per ml. Volume of acid required to make 1 liter of 0.1 molar H2SO4 solution. देखो पहले H2SO4 कुछ और था, है ना, और वो कह रहा है कि उसी H2SO4 एक एसिड है, उसी H2SO4 एसिड का वॉल्यूम बताओ जब इसी एसिड से हम लोग क्या बना दें 0.1 मोलर एंड 1 लीटर एक और नया सोल्यूशन तैयार कर दे। यानी पहले H2SO4 था एक कंटेनर में, इसका वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम अपने से पूछा गया, कोई भी वॉल्यूम था, और अब क्या करें इसे कुछ भी करके डाइल्यूट करके या कैसे भी एक नया H2SO4 सोल्यूशन बना रहे हैं जिसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर एंड वॉल्यूम इज 1 लीटर। तो पक्का अपने को ये पता लग गया कि ये मोलारिटी पहले कुछ हो रही होगी, पहले कुछ और वॉल्यूम रहा होगा और बाद में चेंजेस हो गई तो ये डाइल्यूशन वाला केस रहा होगा, तो M1V1 इक्वल टू M2V2 लगेगा। लेकिन M1 की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट चीज इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यही है कि अपने को मोलारिटी इनिशियल वाली फाइंड करनी है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला बताइए अपना क्या होता है। इनिशियल मोलारिटी का फॉर्मूला बताइए। M इस वाले सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, मोल बाई वॉल्यूम, बट वॉल्यूम इन लीटर्स। अगर मैं यहाँ लीटर की जगह वॉल्यूम लूँ ml वाला तो ये आएगा मल्टीप्लाई होगा ऊपर थाउजेंड्स। ये फॉर्मूला अपने पास। क्या अपने को कहीं पर भी मोल के बारे में मेंशन किया, कुछ भी नहीं। क्या अपने को वॉल्यूम के बारे में मेंशन किया है, बिल्कुल नहीं। वॉल्यूम में तो पूछा गया था अपने से कि इनिशियली कितना वॉल्यूम निकाला जाएगा, कि इनिशियली कितना वॉल्यूम ले। तो फिर शुरुआत करते हैं। अपने को इसने दे रखा है वेट बाई वेट वॉल्यूम, और वेट बाई वेट का मीनिंग है वेट ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे 20 से, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन WS मल्टीप्लाइड बाई 100। इसकी वैल्यू 98 दे रखी है अपने को। तो यहां से अपने को क्या मिला, WB बाई WS इज इक्वल टू 98 बाई 100। अपने को क्या चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, अपना फॉर्मूला है मोल। अपने को क्या चाहिए, हम क्या मिला, अपने को मास मिला है। क्या मैं मोल को मास में कन्वर्ट कर सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल। तो मोलारिटी के फॉर्मूले को अगर मैं आगे एक्सटेंड करना चाहूं तो इसका फॉर्मूला कैसे बन सकता है अपने पास में, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मैंने दोनों को अलग अलग जगह रखा है। यानी अपने को WB/V यानी डेंसिटी, नहीं ये डेंसिटी नहीं है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर अगर मैं सोल्यूट की बात करूं तो डेंसिटी आएगी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। लेकिन नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आने से इसको डेंसिटी में मत बोल देना आप डायरेक्ट। तो अपने को WB/VS चाहिए। WB तो मिल गया, लेकिन अपने पास में एक्स्ट्रा कौन आ गया, WS आ गया। तो WS को अपने को यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा, और WS के लिए अपने पास में एक और इसने अपने को एक और डेटा दे रखा है, वो डेटा डेंसिटी। अभी डेंसिटी किसकी है, पूरे कंप्लीट सोल्यूशन की, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई मास किसके लिए, पूरे सोल्यूशन के लिए, WS डिवाइडेड बाई VS, और यहाँ VS ही आता है। अपना जो फॉर्मूला होता है उसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही आता है हमेशा, और VS। लेकिन यहां पर बताओ किस में मिलेगा अपने को, ml में। क्यों, क्योंकि अपने को डेंसिटी 1.80 ग्राम पर ml दे रखी है, इसलिए डेटा अपने को वॉल्यूम ml में लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। एक क्वेश्चन बनती, मैं कह रहा हूं आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं करना है। WB की जगह ये वैल्यू रखिए, और WS की या VS की जगह ये वैल्यू रखिए आप। चलो मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू। मैं WB की जगह क्या वैल्यू पुट कर रहा हूं, 98 बाई या WS इंटू 98 बाई 100 यहां रख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू ऑफ मोलारिटी इज इक्वल टू WB की वैल्यू अपने को यहां से मिलेगी 98 बाई 100 इंटू WS मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास MB।
और यहां से अपने को वॉल्यूम की जगह भी हम क्या यूज कर सकते हैं, एम बी, डिवाइड कर रहा हूं, वॉल्यूम की जगह ये क्या यूज कर सकते हैं, वीएस की जगह हम वीएस की जगह यूज कर सकते हैं डब्ल्यू एस बाई 1.80। डब्ल्यू एस से डब्ल्यू एस गया और ये ऊपर चला गया, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हुआ 98/100 इंटू 1.80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यानी H2SO4। अगर यहां से मैं मोलारिटी की बात करूंगा तो कुछ ना कुछ अपने पास में मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी H2SO4 के लिए 98 आएगा, तो यहां वैल्यू आ गई 98 इंटू 1.80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 98। तो कुल मिला के अपने पास में यहां से मोलरिटी मिलेगी अपने को, इनिशियल मोलरिटी मिलेगी अपने को 18 मोलर, ये अपनी इनिशियल मोलरिटी है। क्लियर है फंडा, ये इनिशियल मोलरिटी अपने को मिल चुकी है इस क्वेश्चन में, या इसे M1 ले लीजिए आप, इनिशियल मोलरिटी। बाद वाली यानी वॉल्यूम पूछा गया है तो क्या कर लो, फिर डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज कर लो आप, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये अपने पास में फाइनल है और ये अपने पास में इनिशियल है। इनिशियल 18 मोलर है और वॉल्यूम V ले लिया, फाइनल कितनी 0.1 और वॉल्यूम अपने पास में 1 आ गया, अपने पास में फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा कितना 0.1/18, लेकिन किसमें, लीटर में। तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, अगर मैं इसे ml में चेंज करूँ तो ये ऊपर हो जाएगा 100 ml डिवाइडेड बाई 18 यानी 5.55 ml। हाँ, इस मोलारिटी वाले फॉर्मूले में वॉल्यूम हमेशा लीटर में रहता है, क्योंकि M1V1 यूज करे तो वॉल्यूम यहाँ लीटर में लिया गया है। क्लियर है फंडा, और क्योंकि फाइनल भी अपने को 1 लीटर में दे रखा है, तो अगर इसको 1 लीटर में रख रहे हम लोग, ये लीटर में रख रखे हैं, तो ये भी लीटर में आएगा अपने पास। एक तो ये तरीका होता है प्रॉपर मेथड, और आप कभी कभी आपको अगर डायरेक्ट अगर फॉर्मूला भी याद कर पाओ तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी बनता है, यानी जो हमने प्रोसेस किया ना, अगर इस प्रोसेस में आप लोग देखो तो ये याद है 98/100 ये W/W% को बताता है, ये 98 W/W% को बता रहा है, ये 1.80 डेंसिटी को बता रहा है, ये 1000 डिवाइडेड बाई MB। तो ये एक फॉर्मूला भी बन सकता है, अगर 100 से इसे मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 10 बार गया 10 टाइम्स, तो यह फॉर्मूला बन गया 10 इंटू वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी बाई मोलर मास। अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहो तो फॉर्मूला भी बनता है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 अपने को मिला थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मो से क्वेश्चन मिला अपने को, ये थर्मोडायनेमिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट से मिला, थर्मोकेमिस्ट्री से नहीं मिला है। और ये क्वेश्चन भी सही है, वो कह रहा है गैस एक्सपेंड फ्रॉम 3 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर के इक्वल होता है, टू 5 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 atm। कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है ना, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, नेगेटिव मिलेगा वर्क डन। द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज यूज्ड टू हीट 10 मोल ऑफ वाटर एट टेम्परेचर 298 केल्विन, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक गैस थी, है ना, और गैस के बारे में कुछ भी नहीं है तो हम लोग इसे क्या मानेंगे, आइडियल गैस एज्यूम करके चलना अपने को ना हमेशा ही। तो अगर ये गैस, सुनिएगा एक बार चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर ये गैस एक्सपेंड होगी तो वर्क डन बाय गैस आएगा, वर्क डन बाय गैस आएगा, यानी वर्क करेगी गैस। गैस अगर वर्क करेगी तो हीट में इसकी एनर्जी में लॉस होगा, यानी ये एनर्जी सराउंडिंग को दे देगी। सराउंडिंग का मतलब कोई भी सोर्स हो सकता है, उसको एनर्जी दे देगी। और जो सोर्स एक्चुअल में दिया गया ना, ये एक्चुअल में मान लो गैस सिलेंडर के चारों तरफ मान लीजिए कि पानी था, या गैस रखी हुई थी, या पिस्टन था, या मूवेबल पिस्टन था, और ये हर जगह पर वाटर था, H2O था। मतलब यहां अगर इसका एक्सपेंशन होगा तो यहां से एनर्जी में लॉस होगा, उस लॉस हुई एनर्जी को कौन एब्जॉर्व कर लेगा, H2O, और अगर हीट को एब्जॉर्व कर लेगा H2O, यानी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगा, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो वो कह रहा है इसका इनिशियल टेम्परेचर क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है और फाइनल टेम्परेचर अपने से पूछा गया, इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हीट लॉस या एनर्जी लॉस बाय गैस
इज इक्वल टू एनर्जी गेन बाय वाटर। इतना सा फंडा है। तो सबसे पहले इसने जो लॉस किया उसको कैलकुलेट कर लो, और लॉस से वर्क डन की फॉर्म में कर रहा है, तो वर्क डन निकाल लीजिए गैस के लिए। क्या आएगा वर्क डन के लिए फॉर्मूला अपने पास में? वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास में आएगा माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। डेल वी बोले तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अपने को पी एक्सटर्नल की वैल्यू गिवन है 3 ATM, और वी फाइनल की वैल्यू अपने को कितनी है? अपने पास में वी फाइनल की वैल्यू 5 डेसीमीटर क्यूब यानी 5 लीटर माइनस 3 लीटर। अगर इसे सम करेंगे तो 6 ATM लीटर आ जाएगा। देखो वर्क डन या जो है वो ATM लीटर में आ रहा है, और अगर इसको जूल में ले तो जूल में इसकी वैल्यू, क्योंकि 1 ATM लीटर की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं 101.3, तो -6 इंटू 101.3 जूल, ये अपना वर्क डन। यानी इसके थ्रू हीट लॉस है ये। तो इसका मीनिंग मुझे बताइए, एनर्जी गेन बाय H2 कितनी होगी? माइनस के साथ नहीं, प्लस के साथ, 6 इंटू 101.3 जूल। ये अपनी एनर्जी गेन होगा वाटर। वाटर इतनी एनर्जी गेन करेगा तभी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा वो हम बताएंगे, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा। इसने जो अपने को बोल रखा है हीट, यानी हीट की फॉर्म में, यानी एनर्जी को गेन कर रहा है, यानी हीट ऑफ H2 ऑब्जर्व्ड हीट है नहीं, एब्जॉर्ब्ड हीट बाई H2 इज इक्वल टू 6 इंटू 101.3 जूल। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा? अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में एक चीज बोल रहे कि आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और अगर आप बात करेंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो कभी कभी इसकी वैल्यू दी नहीं होती, अपने को ध्यान रखनी होती है वाटर के लिए। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अपने को गिवन है कितनी? 4.184 जूल पर ग्राम केल्विन। जूल पर ग्राम बोला है तो स्पेसिफिक है, तो यहां आपके पास में फॉर्मूला लगेगा MS डेल टी। डेल टी बोले तो T फाइनल माइनस T इनिशियल वाटर के लिए। यहां ये जो ये M है मोलर मास नहीं है, मास है, मास ऑफ H2 है। तो सबसे पहले देखो अपने को T इनिशियल दे रखा वाटर के लिए, T फाइनल चाहिए, अच्छी बात है। स्पेसिफिक हीट भी अपने को दे रखी है ग्राम में, लेकिन अपने को क्या मास दे रखा वाटर का? नहीं, अपने को वाटर के दे रखे इसने मोल। कितने मोल वाटर है? 10। तो मोल से हम लोग मास निकाल सकते हैं। मास बाई ये है मोलर मास, कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मोल कितने? 10। ये है मास, स्मॉल m से भी लिख सकते हो आप लोग, और मोलर मास 18। तो यहां से वाटर का मास कितना मिलेगा अपने को? 180 ग्राम। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहां वैल्यू मिलेगी 6 इंटू 101.3 जूल, 180 स्पेसिफिक हीट है 1.84, T फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर था 290 केल्विन। ये अपने पास में आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। यानी अपने को एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए, और एग्जैक्ट कैलकुलेशन में अपने को इसका आंसर मिलेगा 290.81, यानी फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास में रेडॉक्स से, रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने पास में है MX प्लस MnO4 माइनस, और एक कन्वर्ट हो रहा है MO3 माइनस प्लस Mn2 प्लस। देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपने को क्या करना है, कुछ भी दिया हो तो अपने को एक चीज तो पता होती है कि उनके इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल होंगे। क्लियर? एक चीज वो कह रहा है इफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस ऑक्सीडाइज 1.6 मोल ऑफ MX प्लस, देन द वैल्यू ऑफ X। तो जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है ना X, इसकी वैल्यू अपने को पूछी गई है, कोई एलिमेंट है M उसके बारे में। तो सबसे पहले तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कीजिए। Mn की इसे X मानिए, स्मॉल x, माइनस एक ऑक्सीजन के लिए 2, लेकिन मल्टीप्लाइड बाई 4 तो -8 इज इक्वल टू -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +7। ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 इसकी। अगर मैं इस M की यहाँ बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो जरा बताइए मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ? इसको वही X मानिए तो यह +5 आ जाएगा, या Y मान लीजिए, Y
-6 इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू अपने पास में +5। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को जनरली जब तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो यहाँ पर प्लस माइनस में गड़बड़ हुई थी अभी। चलो उसी चीज को हम बात करेंगे। यहाँ +7 से +2 की बात करेंगे तो यह रिडक्शन हो रहा है, और x प्लस से अगर मैं m+5 की बात करूं तो यह हो रहा है ऑक्सीडेशन। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रखना अपने को, यानी अगर बिगर वैल्यू है या लार्ज वैल्यू उसमें से अपने को स्मॉलर वैल्यू को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। यहां बताइए जरा, यहां रिडक्शन हो रहा है तो आप क्या करोगे, 7 - 2 करोगे, और यहां क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में जो नई स्टेट है ना, यानी यहां कम रही होगी फिर इलेक्ट्रॉन लूज करके इंक्रीज हो गई होगी, तो नई स्टेट ज्यादा होती तो आपको 5 - x करना पड़ेगा, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्वेश्चन तो आसान है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्विवेलेंट ऑफ mx प्लस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ MO3 माइनस, और एक मोल की फॉर्म में इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, मोल्स ऑफ mx प्लस, इसका मोल्स कितने, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर लिख दीजिए आप mx प्लस के लिए, और यहां मोल इनटू एक्स फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर जो भी आप इसको वर्ड बोलते हो, कौन से एलिमेंट के लिए, ये KMnO4 आएगा, MnO4 माइनस, केस के मोल दे रखे अपने को, जी हाँ बिल्कुल, कितने मोल दे रखे अपने को, 1.67, और इसका वैलेंसी फैक्टर यानी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, यहां कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट थी और यहां से यहां चला गया, तो डिफरेंस कितने का या दोनों में, 5 - x, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। यहां इसके मोल कितने अपने को 1, और इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, 7 - 2 यानी कितना, 5। क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। यहां कितनी वैल्यू मिली अपन लोगों को, 5 - x इज इक्वल टू 5y 1.67, तो यहां से अपने पास में अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी अपने को, यानी यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 2 थी, कैपिटल X है ना। वैल्यू ऑफ x इज 2। हाँ, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 अपने को एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अगर सब टॉपिक की बात करूं तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस से पूछा गया अपने को ना, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 पार्ट है, तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस वाले पार्ट से पूछा गया है, क्योंकि कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं अपने से। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो वो कंप्लीटली टू ब्रेक हो जाते हैं, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग होता है कि वो आयंस में ही रहेंगे, यानी उनका नॉन आयोनाइज्ड पार्ट का कोई इश्यू नहीं वहां पर। और उसके में आपको दे रखा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडक्टिविटी फॉर CH3COO Na, और इसका मीनिंग है लेमडा, इसके दोनों आयंस में ब्रेक कर दीजिए इसे, प्लस लेमडा नॉट Na प्लस, इसकी वैल्यू आपको 91 दे रखा है। सेकंड अपने को क्या दे रखा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी ऑफ HCl दे रखा अपने को, और यानी इसके, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग है कि केवल आयंस की फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में कभी होता ही नहीं, तो जितनी भी कंडक्टिविटी इसको मिलती है वो आयंस के कारण ही मिलेगी, तो आयंस की कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगा। और 26.2 यूनिट के साथ में। और अपने को क्या करना है, एसिटिक एसिड के लिए फाइंड करनी है, तो एसिटिक एसिड के लिए बताइए मुझे क्या आएगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और इक्वेशन 3 है। देखो बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अपने को एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी तब मिलेगी जब अपने को दोनों आयंस के लिए इंडिविजुअल सेपरेट कंडक्टिविटी मिल जाए, यानी H+ के लिए मिल जाए और CH3CO- के मिल जाए। क्या दोनों इक्वेशन में तुम्हें कहीं H+ दिखाई दे रहा है, जी हाँ बिल्कुल H+, तो यहां से H+ मिल जाएगा, लेकिन साथ में मुझे तोहफे के रूप में यहाँ क्या भी मिलेगा, Cl-। फिर अगर मुझे चाहिए CH3CO- के साथ
कंडक्टिविटी, लेकिन मुझे साथ में एज ए गिफ्ट फिर से क्या मिल रहा है Na+। तो कुल मिला के मुझे इन दोनों आयंस की कंडक्टिविटी को हटाना पड़ेगा, और दोनों आयंस की कंडक्टिविटी कब आएगी, यानी कौन कौन से आयन है, एक Na+ और दूसरा कौन है Cl-। तो अगर इन दोनों आयंस का सम चाहिए मुझे, तो इन दोनों इक्वेशन के साथ में मुझे एक और कंपाउंड की इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी चाहिए थी, किसकी, NaCl की, तब जाके मेरा आंसर आ पाता। तो उसमें पूछा गया यही है, व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वांटिटी वन नीड्स टू कैलकुलेट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो NaCl की रिक्वायरमेंट अपने को रहेगी देन, और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में अपने को बोला गया बॉन्ड एनर्जीज दे रखी है अपने को, और अपने को केमिकल रिएक्शन दे रखी है H2 प्लस Br2, और दोनों मिलकर फॉर्म कर रहे हैं 2HBr, ऑल आर इन गैस फेज। और हमें पता है कि बॉन्ड एनर्जी केवल गैस फेज में डिफाइन कर सकते हैं। आपको अगर हीट ऑफ रिएक्शन दे रहे पूछिए, तो हीट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे अगर बॉन्ड एनर्जीज दी गई हो तो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट समेशन ऑफ ऑल बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है अगर बॉन्ड एनर्जी गिवन हो। ये क्वेश्चन अपने पास में थर्मो से है, और थर्मो में भी अपने पास में थर्मोकेमिस्ट्री से एक पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे थर्मोडायनेमिक्स से, और नेक्स्ट वाला अपने को मिला थर्मोकेमिस्ट्री से। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो यहाँ बताइए जरा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ दो रिएक्टेंट है तो सबसे पहले H बॉन्ड है, और यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br बॉन्ड माइनस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। लेकिन बॉन्ड एनर्जी हमेशा पर मोल के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है, और यहाँ कितने मोल है इसके, 2, देन मल्टीप्लाइड इट विद 2 है ना। तो हीट ऑफ रिएक्शन कितनी अपने पास में पूछी गई है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H एंड H 433 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br एंड Br 192 माइनस ट्वाइस ऑफ 364, then our final answer will be -103 किलो जूल। ये अपने पास में अपना फाइनल आंसर अपने को मिलेगा। क्लियर है? नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड विच इज क्वेश्चन नंबर 22, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में भी अपने को रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में यानी से अपने को क्वेश्चन पूछा गया है। तो शुरुआत करते क्वेश्चन की। अपने पास में मेन रिएक्शन है 2NO प्लस 2H2, ऑल आर इन गैस फॉर्म, N2 प्लस 2H2। ये अपनी मेन रिएक्शन है, और इसके लिए कुछ चेन रिएक्शंस दी हुई है, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म इसके लिए अपने को गिवन है। सबसे पहले स्टेप 1 दी हुई है। स्टेप 1 में अपने को क्या मेंशन है, 2NO एंड रेट कांस्टेंट इज K1 which convert into N2O2, and in step 2 N2O2 plus H2 combine and form N2O plus H2, and rate constant of this reaction is K2. And in step 3 N2O plus H2 react and form N2 plus H2 K3, है ना। अगर मैं इस रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूंगा तो ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की सबसे पहले बात करेंगे, और अपने को क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन है। यानी इस वाले रिएक्शन के लिए अपने को जो K1 दे रहेगा ना, उसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर बोली है, और इस वाली स्टेप को इसने स्लोएस्ट स्टेप बोला है। और हम जानते हैं कि हम अगर कभी भी रेट एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तो हमेशा कौन से स्टेप से फाइंड करेंगे, स्लोएस्ट स्टेप से ही फाइंड करेंगे। तो यहां से अपने पास में रेट एक्सप्रेशन क्या बनेगी, R इज इक्वल टू K N2O2 और H2।
ये कहां से मिलेगा अपने को? स्लोएस्ट स्टेप से। लेकिन एक कोई कुछ देखिएगा इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है क्या अपनी मेन रिएक्शन में N2O2 है? नहीं, अपनी पूरी मेन रिएक्शन में N2O2 है ही नहीं। अपनी मेन रिएक्शन में H2 तो है लेकिन N2O2 है नहीं, तो N2O2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा अपने को। और एलिमिनेट कहां से करोगे? मैं यहां लिख रहा हूं इसे बाई स्टेप 1, क्योंकि स्टेप 1 में N2O2 आ रहा है और वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है। देन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज N2O2 divided by NO square. Then value of N2O2 is K equilibrium into NO power 2. Now अगर हम रेट की बात करें तो अब रेट क्या आ जाएगी अपने पास में? अब आप आराम से लिख लीजिए। अब अपने पास में रेट एक्सप्रेशन ये थी, H2 अपने पास था मेन रिएक्शन में, N2O2 नहीं था, हमने यहां से उसे रिप्लेस कर दिया। देन वैल्यू ऑफ R इज K एंड K इक्विलिब्रियम NO पावर 2 एंड H2, और यहां से इसे नया कांस्टेंट बोल सकते हैं हम लोग, और उसमें मेंशन रखा रखा क्वेश्चन में K डैश NO2 एंड H2। ये अपने पास में रेट एक्सप्रेशन आएगी करेक्ट। क्यों? क्योंकि मेन रिएक्शन में अपने पास में N2O2 नहीं था तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये अपनी करेक्ट रेट एक्सप्रेशन नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा। और इसका ऑर्डर भी हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से इसका ऑर्डर फाइंड नहीं कर पाएंगे N2O2 के ना होने की वजह से। और इसका ऑर्डर अब यहाँ कितना मिलेगा अपन लोगों को? यहाँ ऑर्डर मिलेगा अपन लोगों को 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को करते हैं लोग हम। क्वेश्चन नंबर 23 में अपने को क्या बोल रखा है? द रिएक्शन, और रिएक्शन अपने को गिवन है A2 2B प्लस C, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और रेट कांस्टेंट गिवन है स्टार्टिंग विद 0.1 मोल्स ऑफ A इन 2 लीटर इन T इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसके A मोल, मोल की जगह मैं एक्टिव मास ले रहा हूं, मोल बाई वॉल्यूम, मोल पर लीटर डायरेक्ट। फिर हम जानते हैं कि किसी T टाइम पर, और कितने टाइम बाद की बात हो रही है? 301 सेकेंड के लिए क्वेश्चन में बोला हुआ है। उस टाइम पर अपने मान लिया कि इसमें से कितने मोल, कितनी कंसंट्रेशन डिसोसिएट हो जाएगी? X। देन यहाँ 2X एंड X फॉर्म होगी। अपनी जो रेट एक्सप्रेशन होती है या रेट कांस्टेंट होता है वो केवल रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा यहाँ पर। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज 2.303 डिवाइडेड बाई T log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन A डिवाइडेड बाई reaction at T time A minus X, and value of K is log of value of A is 0.1 upon 2, या एक ही जगह यही रहने दे, अभी लास्ट में सोल्व कर लेंगे हम लोग A minus X। अब यहां से इसे सोल्व कीजिए, ये इसे कैंसिल हुआ एक बार, और यहां से अपने को वैल्यू मिलेगी 0. अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसे 0.301 इज इक्वल टू log 10 बेस A बाई A माइनस एक्स। देखो अपने को जो वैल्यू चाहिए कंसंट्रेशन की, यानी 301 सेकेंड बाद में, यानी A माइनस एक्स की वैल्यू पूछी गई अपने को। T टाइम बाद वाली कंसंट्रेशन ये होती है पूरी की पूरी, ये X डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन होती है, ये टोटल रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है। यानी अपने को A माइनस एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ लॉग आ रहा है और इस तरफ लॉग नहीं आ रहा, तो क्या मैं इसे लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। बताइए लॉग में किसकी वैल्यू 0.3 होती है? log 2, तो ये वैल्यू log 2 की है। देन log 10 बेस 2 इज इक्वल टू log 10 बेस A बाई A माइनस एक्स। आप एंटी लॉग लेके दोनों को हटा सकते हो, तो यहां से सीधी वैल्यू मिल जाएगी 2 इज इक्वल टू A बाई A माइनस एक्स, और अपने को A माइनस एक्स की वैल्यू पूछी गई है। देन A माइनस एक्स इज इक्वल टू A बाई 2 एंड वैल्यू ऑफ A बाई A इज 0.1 बाई 2, देन 0.1 बाई 4, बोले तो 0. फाइनल आंसर अपने पास में मिलेगा 0.025, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना करेक्ट ऑप्शन है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27।
और क्वेश्चन नंबर 27 है सॉलिड स्टेट टॉपिक से। अगर आप गौर करो तो सॉलिड स्टेट से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ रहा है। कभी पेपर्स में, अगर एनटी के पेपर की बात करें अभी जो अभ्यास में चल रहे, कई पेपर में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए थे और कई बार इसमें एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर CaF2 स्ट्रक्चर, इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा Ca2+ आयंस फॉर्म CCP एंड F- आयंस आर प्रेजेंट एट ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और ये अपने पास में ध्यान रखने के लिए होता है कि Ca2+ आयंस हमेशा किसको ऑक्यूपाई करेगा? CCP। CCP पोजीशंस का मीनिंग ऑल द कॉर्नर्स प्लस ऑल फेस सेंटर्स। एंड फ्लोरीन आयन अपने को कहाँ मिलेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड अपने को मिलेगी। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 फिर से मोल कॉन्सेप्ट से है, कंसंट्रेशन टर्म्स का क्वेश्चन है। आपको बोला गया है BaCl2 है एक, और एक अपने पास में Al2SO4 ऑल्थराइज है, दोनों की रिएक्शन करवाई गई है। और रिएक्शन से अपने को मिलेगा BaSO4 प्लस AlCl3। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। अपने पास में 2 एल्यूमिनियम होने चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड SO4 इज 3। अब सबसे लास्ट में आप इसे बैलेंस कर दीजिए 3। ये आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। चलिए शुरुआत करते हैं। वो कह रहा है कि 30 ml अलग सोल्यूशन था इसका, ध्यान से सुनिएगा, शुरू में रिएक्शन नहीं हो रही थी, पहले इसका 30 ml लिया हुआ था और इसका कितना 40 ml। जो कंसंट्रेशन इनकी डिफाइन है वो 30 और 40 ml में सेपरेट डिफाइन की गई है। फिर दोनों का आपस में मिक्स किया जाएगा तभी रिएक्शन होगी, और मिक्स किया जाएगा तो वॉल्यूम चेंज होने से मोलारिटीज चेंज हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी। तो आप मोलारिटी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश मत करना, आप मोल्स निकालिए बस। पता ही मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम लीटर में, तो वैल्यू ऑफ मोल इज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो बस मोलारिटी और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कीजिए, इनके मोल आ जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले कितने मोल इसके? मोलारिटी अपने को दे रही 0.1 और वॉल्यूम दे रखा 30 इंटू 10⁻³ क्योंकि ml में था और लीटर में चाहिए था, ये मोल्स है। सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू कितनी मिली अपने को? 3 इंटू 10⁻³ मोल्स। अगर मैं Al2SO4 की बात करूं तो यहां मोल मिलेंगे अपने को 0.2 इंटू 40 इंटू 10⁻³ बोले तो 8 इंटू 10⁻³ मोल्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जरूरी नहीं कि हम जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ले वो सारे के सारे कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। हो सकता है एक ज्यादा क्वांटिटी में ले जरूरत से, और एक हो सकता है कि कम क्वांटिटी में ले आओ। तो जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट अपने को दिखे, अपना फर्स्ट काम होता है लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना। और लिमिटिंग रिएजेंट के लिए या तो आप फॉर्मूले से जा सकते हो या सिंपल स्टोइकियोमेट्री से जा सकते हो। स्टोइकियोमेट्री से कैसे जाएंगे कि 3 मोल को रिएक्शन करने के लिए 1 मोल की रिक्वायरमेंट है, तो 1 मोल को 1/3 मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। यह स्टोइकियोमेट्री से पता लगा, लेकिन क्वेश्चन में दे रहे कितने मोल? 3 इंटू 10⁻³। एक को 1/3 की रिक्वायरमेंट है तो इतने को मल्टीप्लाइड, यानी 1 इंटू 10⁻³ मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन गिवन मोल अपने को ज्यादा है, यानी एक्सेस में है तो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा ये। या फिर एक और तरीका होता है गिवन मोल्स बाई स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, जो रेशियो जिसमें कम हो जाएगा वही अपना लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा, और यहां से अपने पास में BaCl2 LR बनेगा। मैं बता रहा हूं LR कैसे निकालोगे? गिवन मोल्स डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, जिसमें कम होगा वही LR आएगा, जो ये रेशियो जिसमें कम आएगा वही LR आएगा अपने पास में। और ये रेशियो इसके लिए कम आएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए, दिस डिवाइडेड बाई 3 तो वैल्यू आएगी 1 इंटू 10⁻³ और यहाँ 8 डिवाइडेड बाई 1 तो वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, तो LR आएगा ये। तो अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन आएगा? BaCl2 था। BaCl2 से स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग बात करोगे। बताइए जरा, 3 मोल से कितने मोल बनेंगे? 3, यानी 1:1 में दोनों, तो इसके 3 इंटू 10⁻³ मोल से भी कितने बनेंगे? 3 इंटू 10⁻³ यानी मोल्स ऑफ BaSO4 आर 3 इंटू 10⁻³ मोल्स,
और अपने को मोल्स तो मिल गए, लेकिन अपने को मास पूछा है, तो मास कैसे फाइंड करेंगे? मास भाई मोलर मास, और मोलर मास इसका अपने को फाइंड करना है, बेरियम का अपने को गिवन है, या टोटल का अपने को गिवन है 233, मल्टीप्लाई कीजिए आपको वैल्यू को, तो आपके पास में वैल्यू मिलेगी 0.699 ग्राम्स। क्लियर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में अपने को दे रखा है, एक तरफ डायमंड इक्विलिब्रियम बना रहा है ग्रेफाइट के साथ, डायमंड ग्रेफाइट के साथ इक्विलिब्रियम पे है, इसकी डेंसिटी अपने को दे रखी है 3.5 ग्राम पर ml, और ग्रेफाइट के लिए अपने को दे रखा है 2.3 ग्राम पर ml। ये अपने को डेंसिटीज गिवन है। याद है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, जिसके लिए डेंसिटी ज्यादा आएगी उसका वॉल्यूम कम मिलेगा अपने को। यानी यहां डायमंड का वॉल्यूम ज्यादा है कि ग्रेफाइट का, क्योंकि डेंसिटी डायमंड की ज्यादा है, तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ डायमंड। देखिए लीस्ट एटलियर प्रिंसिपल का क्वेश्चन है कि अगर इस इक्विलिब्रियम पर हम लोग प्रेशर बढ़ा दे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सॉलिड है, तो वो गैस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि हायर गैसेस मोल्स टू लोअर या लोअर टू हायर गैसेस मोल, या दोनों तरफ सॉलिड है। तो आप जस्ट ये बात सोचिए कि अगर मान लो अपने पास में कोई सॉलिड है, मैं उसे कंप्रेस करूं तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? कम। तो बस वही चीज यहाँ होने वाली है। अगर हमने क्या किया, यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो ये सिस्टम अपना क्या करने की कोशिश करेगा? प्रेशर से रिलीज होने के लिए अपना वॉल्यूम कम करने की कोशिश करेगा। मैं किस तरफ जाऊं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम किसका ज्यादा है? डायमंड का कम है। तो अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाऊं तो वॉल्यूम कम होने लग जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यानी प्रेशर इंक्रीज करने पे अपनी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? फेवर्स बैकवर्ड रिएक्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही अपना करेक्ट हो गया। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, एंड 34 अपने पास में जो क्वेश्चन है वो सोल्यूशन चैप्टर से है। अपने को बोला है कि एक सेपरेट सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V है, कंसंट्रेशन C1 है, उसमें यूरिया को रख दिया गया, प्लस दूसरा सेपरेट सोल्यूशन है वॉल्यूम V है और कंसंट्रेशन C2 और उसमें शुगर रख दिया गया है। अब दोनों को मिक्स कर दिया गया, दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर दिया गया, तो शुगर भी होगा प्लस यूरिया भी होगा। यहां इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर π1 ले रहे हैं और यहां इसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर π2 ले रहे हैं। देखो यहां ये दोनों अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर ले रहे थे, क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला अपने पास में होता है C × R × T। कंसंट्रेशन डिफरेंट, देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो डिफरेंट। अगर मैं यहां दोनों को मिक्स कर दूं तब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2V। तो 2V अगर वॉल्यूम हो गया तो कंसंट्रेशन C1 यहां C1 नहीं रहेगी, चेंज होगी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज होगा। इसलिए रिजल्टेंट सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला बिल्कुल कंसंट्रेशन की तरह हम यहाँ यूज करेंगे, π1 V1 प्लस π2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। π1 के लिए अपने पास वैल्यू दे रखी है इसने क्वेश्चन में 1.66 वॉल्यूम V, π2 का भी वॉल्यूम अपने को दे रखा है 2.46 इंटू V डिवाइडेड बाई 2V। V से V कैंसिल, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करोगे तो टोटल वैल्यू मिलेगी 2.06 ATM। ये अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 36, एंड क्वेश्चन नंबर 36 इज फ्रॉम चैप्टर गैसेस स्टेट। अगर इसमें भी सब टॉपिक की बात करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन से क्वेश्चन आया है। इफ टू मॉलिक्यूल्स एंड बी आपको गिवन है जिनके लिए आपको मास दे रखा है और रेट ऑफ डिफ्यूजन एक की दे रखी है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी आपसे पूछी गई है। यानी एक मॉलिक्यूल का मास है, यानी आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है। समझ रहे बात को? एएमयू में दे रखा मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए मास दे रखा अपने को, पर अगर मोलर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मोलर मास की तरह यूज करें इन्हें, क्योंकि मोलर मास पर मोल के लिए अकॉर्डिंग हो जाएगा, है ना। तो यहां अगर मैं ए और बी की बात करूं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए डिवाइडेड है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी, मोलर मास के अकॉर्डिंग क्या आएगा? मोलर मास ऑफ बी बाई मोलर मास ऑफ ए। देखो दोनों चीजों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, अगर ऊपर मोलिकुलर मास रखो नीचे भी मोलिकुलर मास रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूनिट में, है ना। तो आपको वो एक्चुअल में मोलिकुलर मास गिवन है। रेट ऑफ ए इज 12 × 10⁻³
and rate of B is MB is equals to 64 and MA is 100। अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे कितनी, 8/10। और आप इसे सोल्व कर लीजिए, 12 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई RB, तो यहाँ से RB की वैल्यू अपने को कितनी मिलेगी, 15 × 10⁻³ ये अपना फाइनल आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38 और 38 भी सॉलिड स्टेट टॉपिक से है। तो ये देखिए सॉलिड स्टेट से दोबारा क्वेश्चन आया है, 3 चैप्टर में क्वेश्चन रिपीट हो गए, सेकंड बार ऐसा क्वेश्चन आया अपने पास टॉपिक से रिलेटेड। वो कह रहा है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हैज द फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशंस, और इसके डायमेंशन के बारे में अपने को ध्यान रखना होता है। टेट्रागोनल के लिए A = B ≠ C एंड अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। ये अपने पास में टेट्रागोनल सिस्टम के लिए आपको डायमेंशंस का ध्यान रखना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39 एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आयोनिक इक्विलिब्रियम। और अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो देखो ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अपने से कह रहा है व्हेन 20 ml ऑफ 0.08 मोलर वीक बेस BOH इज टाइट्रेटेड विद 0.08 मोलर HCl। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, अपने पास में एक सोल्यूशन है, उसका वॉल्यूम अपने को गिवन है 20 ml, और ये किसका सोल्यूशन है, एक वीक बेस BOH, और अगर इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो 0.08 मोलर है। इसको टाइट्रेट किया गया किसके अगेंस्ट, HCl। कितने मोलर HCl, 0.08 मोलर। देखो टाइट्रेशन का मीनिंग है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl को डाला जाता है, और अगर HCl है एसिड, BOH है बेस, तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। और इक्विवेलेंट पॉइंट का मीनिंग ये होता है, या इक्विवेलेंस का मीनिंग ये होता है बोथ एसिड एंड बेस आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। दोनों का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस पॉइंट का मीनिंग है। वो कह रहा है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहे तो आपको एंड पॉइंट कहां मिलता है, जो एंड पॉइंट मिलता है वो आपको इक्विवेलेंस पॉइंट पे मिलता है। यानी इक्विवेलेंस पॉइंट से जस्ट बाद में आपको, या जस्ट पहले आपको एंड पॉइंट मिल जाएगा ना, तो एंड पॉइंट पर आपको कितनी मिलती है इसकी pH 5। एंड पॉइंट का मीनिंग यही लेंगे कि हम लोग दोनों एक दूसरे से कंप्लीट रिएक्शन कर जाएंगे, तो pH कितनी मिलेगी अपने को, 5 मिलेगी। चलो एक बार दोनों की रिएक्शन करवाते हैं। देखो इसका कोई वॉल्यूम नहीं दिया गया है, तो ये मानेंगे कि इसके वॉल्यूम से इस टोटल वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आप बस कंसंट्रेशन से सीधा क्वेश्चन को खेल दीजिए। HCl रिएक्ट विद BOH, और यहां से बनेगा अपने पास में BCl सोल्ट प्लस H2। इक्विवेलेंस पॉइंट का मीनिंग है कि दोनों की कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। तो जरा बताइए इसकी कंसंट्रेशन 0.08 मोलर है और इसकी भी 0.08 मोलर, दोनों ही खत्म, और यहां अपने को मिलेगा 0.08 मोलर। यह है एंड पॉइंट। है ना, तो एंड पॉइंट पर अपने को केवल क्या मिला, जरा मुझे बताइए। एंड पॉइंट पर अपने को केवल सोल्ट मिला है, कौन सा सोल्ट, BCl, और कंसंट्रेशन 0.08 मोलर, और ये है कॉम्बिनेशन BOH प्लस HCl, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का अगर एक कॉम्बिनेशन है तो अपन इसकी pH अपने को दे रखी है, और हम जानते हैं ऐसे एसिड के लिए pH का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, क्योंकि अगर टेम्परेचर के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन हो तो 25 डिग्री लेंगे हम लोग, और 25 पे pKw की वैल्यू 14 होगी। तो यहां से pH का डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा अपने को इस वाले सोल्ट के लिए, BCl के लिए हाफ pKw, तो हाफ pKw की वैल्यू 7 ले रहे हैं हम लोग, माइनस हाफ pKb माइनस हाफ ऑफ log C। ये log C कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट होती है। pH की वैल्यू अपने को दे रही है कितनी, 5,
या 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C की वैल्यू 0.08। तो यहां से अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो अपने पास में pKb की वैल्यू मिलेगी अपन लोगों को 5.4। ये अपने पास में pKb की वैल्यू मिली। हाँ, pKb की वैल्यू की जरूरत थी इसलिए अपने को इसको निकालना पड़ रहा है। चलो ये सोल्ट बन गया था, ये एंड पॉइंट था। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द pOH if 10 ml of 0.04 molar NaOH is added to the resulting solution। ये क्वेश्चन यहां से बढ़िया बन गया। अगर मैं आगे की बात करूं तो अपने को बोल रखा है कि जितना भी अपने पास सोल्यूशन बचा यानी BCl है, सोल्ट है, कितनी कंसंट्रेशन और कितना वॉल्यूम 20 ml। अब इसके रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाती है? NaOH। और ये कौन है? कंसंट्रेशन 0.04 मोलर और 10 ml। देखो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, यह है स्ट्रॉन्ग बेस। अगर इसको कोई भी एसिडिक पार्ट मिल गया ना उसको निपटाने की कोशिश करेगा। और अगर मैं BCl की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा, BCl दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, B प्लस और Cl माइनस। ये Cl माइनस अपने को HCl से मिला है, लेकिन ये जो B प्लस अपने को मिला है BOH से। ये है बेस, और बेस ध्यान से सुनना, अगर ये बेसिक पार्ट है तो ये वाला पार्ट कौन सा है? एसिडिक पार्ट है। ये वाला पार्ट अगर इस B प्लस को वापस से कहीं से OH माइनस मिल गया ना तो उसे एक्सेप्ट होकर ये BOH बनाने की कोशिश करेगा, और वही कर रहा है NaOH। अगर आप गौर से देखो तो इन दोनों की रिएक्शन से मतलब नहीं है, अपनी रिएक्शन यहां होने वाली है B प्लस की और NaOH माइनस की, क्योंकि Cl माइनस रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि तो स्ट्रॉन्ग एसिड से है, जो वीक वाला पार्ट है वो इससे रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि इसका नेचर एसिडिक रह जाएगा। तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां अपने पास में क्या बनाएगा? कितनी कंसंट्रेशन? 0.08 मोलर, क्योंकि रेशियो 1:1 है। यहां से मिलने वाला B प्लस 0.08 मोलर मिलेगा और NaOH 0.04 मोलर। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, दो इसका वॉल्यूम 10 ml है और इसके लिए वॉल्यूम 20 ml है। तो अगर दोनों को मिक्स कर दिया तो वॉल्यूम चेंज होने से कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया आप इसको किससे चेक कीजिए? मोल से। मोल निकाली, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से। यहां कितने मोल मिलेंगे अपने को? 1.6 मिली मोल्स लिख रहा हूं मैं। मिली मोल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां 20 ml आ रहा है तो मिली आएगा। और यहां से अपने पास में क्या मिलेगा? 0.4 मिली मोल्स। जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट आए सबसे पहले लिमिटिंग रीजेंट चेक करो। एक मोल को 1 मोल की रिक्वायरमेंट, तो 1.6 को 1.6 की, लेकिन ये अमाउंट में लेस दे रखा है, यानी कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा, तो ये लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। और अपने पास में क्या बनेगा? BOH प्लस Na प्लस। अब यहां से सुनिए, बताओ B प्लस बच गया कि नहीं बच गया? जी बिल्कुल बच गया। B प्लस का मतलब BCl, क्योंकि B प्लस BCl से आ रहा, BCl बच गया। कितना BCl रिमेनिंग बताइए कितना है? 1:1 में है तो 0.4 से रिएक्शन कर जाएगा, तो बच कितना जाएगा? 1.6 माइनस 0.4 यानी 1.2 मिली मोल बच जाएगा। ये रिमेनिंग मोल अपने पास इसके। तो अगर मैं बिल्कुल फाइनल सोल्यूशन की अब बात करूं तो मुझे बिल्कुल फाइनल सोल्यूशन में दो चीजें मिलने वाली है। एक मुझे मिल रहा है BOH, क्योंकि ये भी तो बन रहा है। कितना मोल बनेगा? 1 से 1 तो 0.4 से 0.4 मिली मोल। साथ में अपने को B प्लस, और B प्लस यानी BCl की वैल्यू भी बच रही है। कितनी बच रही है? 1.6 मिली मोल। ये अपने पास में क्वेश्चन हो गया। ये वीक बेस है, ये उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सोल्ट है, यानी ये अपने पास में बेसिक बफर बन गया। और बेसिक बफर के लिए हम लोग POH का फॉर्मूला इजीली जानते हैं। POH इज इक्वल टू क्या होता है? PKB प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, यानी BOH।
अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। पीकेबी की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके 5.4 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज 1.6 डिवाइडेड बाई 0.4, तो यहाँ 5.4 प्लस log 4 और log 4 की वैल्यू होती है 0.6 यानी अप्रोक्सीमेट 0.6 होगी, तो आपका आंसर आएगा 6 के अप्रोक्स यानी 5.88। तो अपने पास में फाइनल सोल्यूशन में कौन कौन बचेगा अपने पास? फाइनल सोल्यूशन में अपने पास बचेगा BOH प्लस B प्लस। B प्लस कहां से मिलेगा? BCl से। BOH की वैल्यू कितनी मिली अपने पास में? 1.2 ये मिला। और BCl अपने पास में कितना बचा, कितना मिला अपने को? B प्लस कितना बच गया? अगर मैं ध्यान से सुनेगा, अगर मैं B प्लस की बात करूं तो B प्लस अपने पास में बच रहा है। शुरू में अपने पास में B प्लस था, तो फाइनल सोल्यूशन में अपने पास में क्या क्या बचेगा? BOH प्लस B प्लस। B प्लस बोले तो BCl। कितना बचेगा अपने पास में? BOH। BOH अपने पास में बन रहा था 0.4 मिली मोल और ये अपने पास बच गया 1.2 मिली मोल। अगर आप गौर से देखो तो ये वीक बेस और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सोल्ट है, यानी बेसिक वेफर है। और बेसिक वेफर के लिए हम पीओएच का फॉर्मूला जानते हैं। POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट। सोल्ट बोले तो 1.2 डिवाइडेड बाय बेस बोले तो 0.4। PKB की वैल्यू 5.4 है और यहाँ log 3 आएगा, log 3 की वैल्यू 0.48 आएगी, तो अपना आंसर आएगा 5.88। ये अपना फाइनल आंसर है POH के। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। और क्वेश्चन नंबर 42 को अपने को ध्यान रखना, अगर ब्लड के बफर की बात करें तो ब्लड बफर में अपने पास में कॉम्बिनेशन होता है H2CO3 प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। Na प्लस को रिमूव करेंगे CO3 माइनस मिलेगा अपने को ना। ये कोई पोटेशियम का भी मिल सकता है अपने को, बस बाइकार्बोनेट मिलने वाले होंगे। एंड और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज क्वेश्चन नंबर 45 विच इज फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आपसे बोल रहा है एन एटम हैज 26 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स एटॉमिक वेट इज 56। और हम जानते हैं एटॉमिक मास की वैल्यू होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल। और अगर एटम की बात करें तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक मास अपने को गिवन है 56, प्रोटॉन 26 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू मिलेगी अपने को 30। ये अपना फाइनल आंसर।